Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry, Unit number 5, Solution, Video number 9. वीडियो नंबर 8 में आपने ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा तथा मोलिकुलर वेट के विलय के जो हैं मोलिकुलर वेट के डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रासरण दाब का जैविक महत्व तथा समपरासरी विलयन के बारे में। प्रासरण दाब का जैविक महत्व पहला जो है इंपॉर्टेंस इसकी है वो है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जब कोशिका को अधिक सांद्र विलयन में रख दिया जाता है तो कोशिका से जल बाहर आने लगता है एवं जीव द्रव्य सिकुड़कर एक और कोशिका भित्ति के पास में आकर के इकट्ठा हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है जीव द्रव्य कुंचन, कोई भी कोशिका है, यदि उस कोशिका को हम एक ऐसे घोल में रख दें जिसकी सांद्रता उस कोशिका रस से अधिक है, तो हम ये भी जानते हैं कि विलायक के अणु जो हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। तो कोशिका में से जो है जल बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे कोशिका से जब जल बाहर निकलने लगेगा तो अधिक सांद्र विलयन में ये जल आने लगता है और ये तब तक निकलता रहेगा जब तक दोनों की जो सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो उस स्थिति में जीव द्रव्य सिकुड़ करके एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। जब ये जीव द्रव्य एक सिकुड़ करके एक और इकट्ठा हो जाता है तब हम इसे जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य कुंचन स्थायी और अस्थायी हो सकता है। अगर जीव द्रव्य कुंचन अस्थायी हुआ है तो वापस अगर इस कोशिका को हम पानी में या आसू जल में रख देते हैं तो वापस ये फूल करके अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। अगर जीव द्रव्य कुंचन स्थायी हो गया है तो ये वापस जल का अवशोषण करने की स्थिति में नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सम यानी समान, परासरी यानी परासरण दाब। दो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो तो उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। यानी दोनों के ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो, समान हो, तो उसे हम समपरासरी विलयन के नाम से जानते हैं। जब कोई दो विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए हों और दोनों में परासरण की क्रिया न हो रही हो तो दोनों विलयनों को हम समपरासरी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 1 इक्वल्स टू ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 2। एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरा सॉल्यूशन है उसका ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 2 है और दोनों के ऑस्मेटिक प्रेशर आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है उन्हें हम समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर देते हैं तो उनमें जो है परासरण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि जितने अणु एक से दूसरे में जाएंगे उतने ही अणु वहां से वापस जो है आवागमन हो जाएगा और दोनों की कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा और परासरण की क्रिया भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि 0.91% NaCl से कम सांद्रता विलयन में आरबीसी को रख देते हैं, रखने पर परासरण के कारण वो क्या होती है, फूल जाती है, तो इसे हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। हाइपोटोनिक या अल्प परासरी विलयन, इसमें क्या होता है कि NaCl 0.91 आरबीसी जो है एक सेल है, ये जिसको हम आरबीसी में रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं या लाल रुधिर कणिका। ये लाल रुधिर कणिका की जो सांद्रता है वो 0.91% NaCl के बराबर होती है। यदि हम इस सेल को कम सांद्रता वाले विलयन में रख देते हैं तो उस स्थिति में सेल के अंदर जो है विलायक या जल के अणु जो है प्रवेश करने लग जाते हैं और धीरे धीरे सेल फूल जाती है या आरबीसी फूल जाती है, तो इसे हम हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। सेम इसको हम एक सामान्य एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई लवणीय कछुआ है, इसको आप फ्रेश वाटर या अलवणीय जल में अगर हम रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें बॉडी में जो है जल प्रवेश करने लगता है और वो फूल करके मोटा हो जाता है। या कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारी बॉडी में काफ़ी देर तक हमारे अंगुलियों को कपड़े धोने से या काफ़ी देर तक गीला रहने की वजह से इन अंगुलियों में जो है हल्का सा एक तरह से पानी अंदर की ओर प्रवेश करने के कारण ये थोड़ा सा
फूली हुई महसूस होती है। ऐसा सर्दियों में भी कई बार आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि 0.91 NaCl से अधिक सांद्रता विलयन में हम आरबीसी को रख देते हैं तो परासरण के कारण वो सिकुड़ जाती है। यानी कहने का मतलब आरबीसी से जल बाहर की ओर निकल जाता है और आरबीसी की साइज जो है छोटी हो जाती है या वो सिकुड़ जाती है, तो इसे हम अति पराशरी विलयन कहते हैं। तो जिस विलयन में हमने उस आरबीसी को रखा है उसे हम अति पराशरी विलयन कहते हैं। कहने का मतलब आरबीसी को यदि हम कम सांद्रता, आरबीसी के जो जीवद्रव्य है उसकी जो सांद्रता है उससे कम सांद्रता वाले विलयन में रखेंगे तो वो फूल जाएगी, और उससे अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। तो ये दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी है। अब हम बात करते हैं दो विलयंस की। हमारे पास दो विलयन हैं, विलयन 1 और विलयन 2। दोनों के लिए काफी सारी चीजें जो हैं आपको कंपैरेटिव स्टडी के रूप में दी हुई हैं। यहाँ पर इन सॉल्यूशंस में पहला जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 है। प्रथम सॉल्यूशन के लिए मोलों की संख्या N1 है, द्वितीय सॉल्यूशन के लिए मोलों की संख्या N2 है। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, जबकि सेकंड सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, और लेकिन दोनों का जो है ताप समान रखा गया है। दोनों विलयन समपराशरी या आइसोटोनिक होने की स्थिति में दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर π1 और π2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम π1 के लिए हम वांट ऑफ इक्वेशन लिखेंगे तो π1 इक्वल टू हो जाएगा N1V1 इंटू RT। इसी तरह से π2 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा N2/V2 इंटू RT। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर समान है क्योंकि दोनों क्या है, आइसोटोनिक या समपराशरी विलयन है, तो दोनों को आप इक्वल रख देते हैं तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, तब N1/V1 इक्वल टू N2/V2। यदि हम N1 का मान रखेंगे W1M1 इंटू V1 इक्वल टू N2 का मान रख देंगे W2M2, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी W1/M1 इंटू V1 इक्वल्स टू W2M2 इंटू V2। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों, या ये जो ब्रैकेट में आपको इक्वेशन नजर आ रही है, इस इक्वेशन के द्वारा हम ज्ञात मोलर संहति वाले पदार्थ से अज्ञात पदार्थ की मोलर संहति हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी दो सॉल्यूशंस यदि हमारे पास हैं और एक के बारे में हमें जानकारी है तो दूसरे पदार्थ के बारे में भी हम मोलर संहति के बारे में या मोलिकुलर वेट के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, एक महत्वपूर्ण रिलेशनशिप जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में भी, और ये है प्राशन दाब व वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में संबंध। आपने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, दो इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। एक आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है इसकी हम स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं, वांट ऑफ समीकरण पाई वी इक्वल टू होता है NRT। यदि हम v को नीचे की ओर भेज देते हैं तो पाई बराबर N/V इंटू RT, इक्वेशन नंबर 1। यदि हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो W0/ρ, यानी वेट अगर हम निकालना चाहते हैं तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। क्योंकि साइड में, राइट साइड में देखिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना हो तो मास अपॉन डेंसिटी। रो यहाँ पर डेंसिटी हो गई और W0 हो गया विलायक का भार और V है आयतन। तो यदि V निकालना हो तो W0/ρ हो जाएगा, यानी भार में जो है घनत्व का भाग दे दीजिए तो आयतन आ जाएगा। विलायक के मोलों की संख्या यदि कैपिटल N है, हमने पहले भी बात की, स्मॉल n हम विलय के लिए यूज कर रहे हैं और कैपिटल N हम विलायक के मोलों की संख्या के लिए यूज कर रहे हैं। यदि कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा W0/m0। W0 निकालना हो तो N इंटू m0, इक्वेशन नंबर 3 का मान आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए तो हमारे पास इक्वेशन आ गई V बराबर N/m0/ρ, और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का मान जो है इक्वेशन नंबर जब 1 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है पाई बराबर N इंटू ρ इंटू R इंटू T अपॉन
n इंटू एम नॉट। यदि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N को हम एक तरफ कर दें और रो आर टी अपॉन एम नॉट को हम एक साइड कर दें। हम ये भी जानते हैं कि तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन है वो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के बराबर होता है, और जो हमने इक्वेशन नंबर 6 में प्रदर्शित किया है। तो इक्वेशन नंबर 6 में आ गया पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल n अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इक्वेशन नंबर 6 का मान हम समीकरण जो है 5 में रखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N जो एक गोले में आपको प्रदर्शित हो रहा है, इसका मान समीकरण 6 से ले लेते हैं हम और यहाँ पर मान रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 5 कन्वर्ट हो जाएगी पाई बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू रो आर टी अपॉन एम नॉट। पाई यहाँ पर परासरण दाब आ गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और रो आर टी अपॉन एम नॉट यहाँ पर साइड में हमने लिख दिया है। यदि हमने पी नॉट को इसके साथ में शामिल कर दिया, रो आर टी अपॉन एम नॉट के साथ में हमने पी नॉट भी शामिल कर दिया, तो पाई बराबर हमारे पास आ गया पी नॉट माइनस पी एस इंटू रो आर टी अपॉन पी नॉट एम नॉट। यदि पी नॉट माइनस पी एस इंटू ये पूरा जो पार्ट है इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई पाई बराबर पी नॉट माइनस पी एस इंटू कांस्टेंट। यदि हम कांस्टेंट को हटा देते हैं, बराबर के साइन को भी हटा देते हैं, तो हम पाते हैं कि पाई जो है समानुपाती होता है पी नॉट माइनस पी एस के। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात किसी विलयन का परासरण दाब उसके वाष्प दाब में जो कमी है उसके समानुपाती होता है। कई बार ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होता है। तो चाहे ऐसी स्थिति हो या फिर दोनों के बीच में संबंध पूछा गया हो, चाहे कि संबंध हम इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि गिव द रिलेशनशिप बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, या परासरण दाब और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। तब आपको यही वाला जो डेरिवेशन है आपको तैयार करना है। एक बार फिर से मैं इसको फटाफट जो है समराइज करता हूँ इस डेरिवेशन को। यहाँ से देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एवं परासरण दाब में संबंध। सबसे पहले आप पाई वी इंटू आर टी की इक्वेशन लिख दें, इसमें से वी को नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हम ये भी जानते हैं कि वी बराबर होता है डब्ल्यू नॉट अपॉन रो, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन होती है डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास मिल जाएगा डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू एन एम नॉट। इक्वेशन नंबर 3 का मान 2 में रख देंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू एन एम नॉट अपॉन रो। इक्वेशन नंबर 4 का मान आप 1 में रख दें तो आपको मिल जाएगा पाई इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन और रो आर टी एम नॉट। दोनों को सेपरेट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 6 लिखिए जो हमने वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से ली है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन अपॉन कैपिटल एन, और इसे लेकर के जो है ऊपर वाले में मान रख दीजिए, वेरिएबल्स को थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। हमें मिल जाएगा परासरण दाब बराबर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इंटू रो आर टी एम नॉट। अब इसमें से पी नॉट भी जो है कांस्टेंट में शामिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस इंटू कांस्टेंट, या फिर हम लास्ट में कहेंगे पाई समानुपाती होगा पी नॉट माइनस पी एस के। या हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक में जो है ऑस्मेटिक प्रेशर का जैविक महत्व क्या है, समपरासरी, अल्प परासरी और उच्च परासरी विलयन के बारे में पढ़ा। साथ ही इन दो संबंधों के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।